हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के चौथे सेशन में, एमसीक्यू धमाका सीरीज के चौथे सेशन में। अभी तक हमने ऑलरेडी 3 सेशन कर लिया है, जिसमें हम सब ने मिलके एमसीक्यूज अलग अलग टॉपिक्स के सॉल्व किए, पैटर्निटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, मैट्रिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जाति का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ों पे, अनटचेबिलिटी, चांडालों के साथ कैसा बर्ताव होता था, मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है, धर्मशास्त्र में किस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, इन सब के ऊपर हमने डिस्कशन किया है एंड एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। आज जो ये सेशन है, ये इस चैप्टर का आखिरी सेशन होने वाला है, जिसमें पर्टिकुलरली हम महाभारत से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे एंड ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब इतिहासकार इन डायनेमिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे महाभारत बहुत 18 खंडों का है एंड हर एक खंड एक दूसरे से अलग है, तो इन डायनेमिक टेक्स्ट से कैसे वो लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कैसे न केवल महाभारत की बात करी जा रही है, बाकी जिस भी प्रकार ऐसे वास्ट और डायनेमिक टेक्स्ट को जब हिस्टोरियंस पढ़ते हैं एंड उसे कुछ कंक्लूजन निकालना होता है, उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, तो क्या किस तरीके की ऑब्स्टिकल्स आती है एंड कैसे उसको फिर ओवरकम किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेवल 1। आप सबको पता है कि लेवल 1 में हमारे पास 10 वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जिनको जो पहली बार हमारे एमसीक्यू सेशंस को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि 10 वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें या तो आपको एक शब्द में आंसर चुनना होगा या एक सेंटेंस का आंसर चुनना होगा। एंड अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है इन 3 सेशंस की एंड उसके अलावा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स की 5 वीडियोस, ब्रिक्स बीट्स एंड बोज की 5 वीडियोस, तो डू चेक आउट दोज वीडियोस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तकरीबन अभी तक हमने 250 वीडियो से 250 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करवा दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेवल 1। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 261वां क्वेश्चन के विच बुद्धिस्ट पिलग्रिम हैज मेंशन्ड दैट द अनटचेबल्स हैड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट्स, कि किस बौद्ध तीर्थयात्री ने, यहाँ पे गौर करिएगा, बौद्ध तीर्थयात्री की बात करी जा रही है, किस बौद्ध तीर्थयात्री ने ये उल्लेख किया है कि अछूतों को गलियों में ताली बजानी पड़ती थी, मतलब दे हैड टू साउंड द क्लैप, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वो उनको देखे, वो उनके संपर्क में आए। तो अगर वो क्लैपर बजा के जाएंगे तो प्रोबेबली जो दुकानें हैं वो अपना लोग बंद कर लेंगे एंड लोग अपनी नज़रें फेर लेंगे उस रास्ते से जिस तरफ से गुजर रहा होंगे। सो किस बौद्ध तीर्थयात्री ने इस चीज़ को देखा एंड उसको अपनी किताबों में लिखा है? क्या ह्वेनसांग ने लिखा है, क्या फाहियान ने लिखा है, क्या इत्सिंग ने लिखा है? इत्सिंग को कहीं कहीं अंग्रेजी में येजिंग भी कहा जाता है, या नन ऑफ द एबव, यानी कि किसी और तीर्थयात्री ने इसका उल्लेख किया होगा, किसी और बौद्ध तीर्थयात्री ने इसका उल्लेख किया होगा। क्या वो ह्वेनसांग है, क्या वो फाहियान है, क्या वो इत्सिंग है? ह्वेनसांग को हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं ह्वेनसांग के रूप में। ह्वेनसांग किसके एरा में आए थे, आपको ये बताना। कौन थे इनके कंटेम्प्रेरी इंडिया के सम्राट? बहुत बड़े पर्सनालिटी है। अगर लेट अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो अगर वो थोड़े और समय तक टिक जाते तो प्रोबेबली इस्लामिक इन्वेजन को थोड़ा सा और असिस्ट कर दिया जा सकता था, लेकिन जो भी है, तो ह्वेनसांग किस इंडियन रूलर के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब किस इंडियन रूलर के सामने आते हैं, उनके दरबार में पेशकश करते हैं? आपको इसका ये जवाब देना है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कि अनटचेबल्स को लोग देखना नहीं चाहते थे एंड दे हैड टू साउंड ए क्लैपर, चाहे वो ताली बजाए, चाहे वो कुछ मेटल वगैरह लकड़ी का लेके चले जिससे वो आवाज़ करे ताकि लोग अपनी नज़रें फेर सकें उनकी तरफ से, तो इसका जिक्र फाहियान ने करा है। फाहियान 4वीं शताब्दी में इंडिया आते हैं। ही केम इंडिया इन 4th सेंचुरी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस ज़माने में राजा हुआ करते थे गुप्ता अम्पायर के, समुद्रगुप्त के लड़के हैं ये। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही फादर हैं प्रभावती गुप्त के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहते हैं। तो 4th सेंचुरी एडी में आते हैं एंड उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो अनटचेबल्स की स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड जब ह्वेनसांग आते तब तक तो और ख़राब था। उन्होंने कहा है कि जो ये अनटचेबल्स थे उनका काम ये भी होता था कि जो भी गंदगी है शहर की, गाँव की, उनको साफ़ करना, चाहे मरे हुए जानवर की लाशों को हटाना हो या बहुत ही ख़राब गंदगी को साफ़ करना हो, ये सारे काम वो किया करते थे। एंड जो स्कैवेंजर्स होते थे, जो इस कैटेगरी के अनटचेबल्स होते थे, उनको तो गाँव में रहने की भी इजाज़त नहीं थी, वो गाँव से बाहर रहते थे। तो जैसे जैसे और ज़्यादा समय बीतता जाएगा एंड मिडावल एरा में जब हम इंटर होते हैं तो अभी तक तो शूद्रों की हालत ख़राब है। धीरे धीरे आप जब आगे मिडावल एरा के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वैश्य है ना, अभी तक वैश्य की हालत ठीक है, लेकिन जब आगे चल के 7th सेंचुरी एडी के बाद 8th सेंचुरी एडी से शुरू करें तो वैश्यों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब आप 10th और 11th सेंचुरी, हमारे पास एक बहुत बड़े हिस्टोरियन आए एल बेरूनी करके, जिनके बारे में आपने शायद पिछले चैप्टर में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे आप। एल बेरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो चुका है एंड केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्हीं दोनों के पास सारे प्रिविलेजेस, सारे वेल्स एक्यूमुलेटेड हैं। शूद्रों की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड वैश्य और ज़्यादा गर्त में चले जा रहे हैं। तो अभी तक तो शूद्रों की हालत ख़राब है, अनटचेबल्स की हालत ख़राब है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे हर्षवर्धन की राज ख़त्म होने के बाद वैश्यों की भी स्थिति बुरी होनी शुरू होगी, क्योंकि लोग अपने मर्केंट्स को जो वेल्थ क्रिएट करते हैं
उनको इज्जत देना जब कम कर देते हैं तो जो विनाश है, जो डिवेस्टेशन है, वो बहुत नज़दीक होता है। तो जैसे जैसे इस्लामिक इन्वेजन होता है तो एक चीज़ आप देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, एंड ओनली बिकॉज रिसोर्सेज की कमी इसलिए थी क्योंकि फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा था, हमारे पास बुलियंस नहीं आ रहे थे। हर्षवर्धन के राय के बाद बहुत एक लंबा पावर गैप आएगा, आपके तो पावर वैक्यूम आएगा, एंड उस पावर वैक्यूम इसलिए आता है क्योंकि लोग इंडिया में अब ट्रेड ही नहीं करना चाहते। कोई भी देश तब पावर बनेगा जब वहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगेगा, एंड लोगों का जमावड़ा तब लगेगा जब आपके पास कुछ चीज़ें होंगी ऑफर करने को, जब आपके पास व्यापारी होंगे, जब आपके पास टॉप के नेगोशिएटर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, एंड जब इनको तरजीह दी नहीं जाएगी तो कहाँ से कोई देश फल फूल सकता है। तो जो अल बरूनी है वो जब आते हैं तो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि शूद्रों की हालत तो पहले से ख़राब थी, अब जो अनटचेबल्स हैं, वैश्य हैं, उनकी भी हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, एंड जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका है। मतलब ब्राह्मणों की अपनी एक सेटलमेंट होती है जिसमें शूद्र और वैश्य नहीं जा सकते। सिमिलरली क्षत्रियों की अपनी एक सेटलमेंट होती है जिसमें बाकी वर्ण के लोग नहीं जा सकते। नाउ आगे बढ़ते 262वें क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर क्लेम द टाइटल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने क्षत्रिय के अभिमान को नष्ट करने वाले होने की उपाधि धारण की थी कि वो क्षत्रिय के अभिमान को नष्ट करते हैं। क्या वो रुद्रदमन थे, क्या वो अशोक थे, क्या वो पुष्यमित्र शुंग थे, क्या वो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो रूलर होंगे वो नॉन क्षत्रिय किंग होंगे। अगर वो क्षत्रिय किंग होते तो वो ऐसा टाइटल कभी ना अख्तियार करते, तो ये नॉन क्षत्रिय किंग है, इतना आपको हिंट दे दिया गया। तो क्या ये आंसर हमारा रुद्रदमन होगा, क्या अशोका होंगे, क्या पुष्यमित्र शुंग होंगे, क्या गौतमीपुत्र शतकर्णी होंगे? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर सही बताना है। तो रुद्रदमन, अशोका, पुष्यमित्र शुंग या गौतमीपुत्र शतकर्णी। अशोका तो नहीं है, अशोका नहीं है क्योंकि उनके ज़माने तक उतनी ज़्यादा आप कह लें तो बाइफर्गेशन नहीं थी वर्ण सिस्टम में, एंड ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न्स है वो खुद क्षत्रिय थे। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ये लोली ओरिजिन के हैं, ये शूद्र थे या वैश्य थे, लेकिन बुद्धिज़्म के टेक्स्ट में ऐसा माना गया कि अशोका एंड जो मॉडर्न एम्पायर था वो क्षत्रिय द्वारा रूल किया जा रहा था। उसके बाद रुद्रदमन आते हैं, ये हमारे शक रूलर, तो ये भी क्षत्रिय नहीं है, लेकिन रुद्रदमन ने ये टाइटल अख्तियार नहीं किया है। पुष्यमित्र शुंग, ये भी एक क्षत्रिय रूलर नहीं है, ये एक ब्राह्मण रूलर है। मॉडर्न एम्पायर के बाद शुंग एम्पायर ही इसको सक्सीड करेगा। अशोका के जो ग्रेट ग्रैंडसन होते हैं उसको ये मारते हैं, असैसिनेट करते हैं, देन ये फिर शुंग डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। लेकिन इन्होंने भी इस टाइटल को अख्तियार नहीं करा था। इस टाइटल को अख्तियार करा था आंध्रा से एक ब्राह्मणों की कम्युनिटी आती है जो कि सतवाहना एम्पायर की स्थापना करती है। उसके सबसे फेमस रूलर गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने, एंड गौतमी क्या है, उनकी माता का गोत्र है। हमने देखा था कि ये जो सतवाहना एम्पायर के रूलर्स हैं वो मैट्रोनिमिक्स को फॉलो करते हैं, मतलब अपने नाम के आगे अपनी माता के गोत्र को दर्शाते हैं, लेकिन मैट्रिलिनी नहीं फॉलो करते थे, वो पैट्रिलिनी ही फॉलो करते थे। जस्ट वो मैट्रोनिमिक्स नाम के लिए फॉलो करते थे टू ऑनर दियर मदर्स। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी इस टाइटल को धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये खुद ब्राह्मण थे, एंड एक्सपेंशन तो बहुत किया ही इन्होंने, इनके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी रुद्रदमन के साथ। तो अल्टीमेटली इन्होंने रुद्रदमन के साथ एक मैरिज अलायंस साइन किया था, जिसके रिलेटेड हमने पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। तो रुद्रदमन की जो लड़की है एंड जो गौतमीपुत्र शतकर्णी का लड़का है, ये दोनों आपस में शादी करती है, एंड फिर भी ये जो लड़ाइयों का सिलसिला वो कम नहीं होता है। हालांकि रुद्रदमन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको कम किया जा सके, लेकिन सतवाहनास इवर वेरी डोमिनेंट। अल्टीमेटली ये होता है कि ये जो शकाज और सतवाहनास की राइवलरी थी, इसने सतवाहनास का पतन कर दिया। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हारते हैं ये लोग शकाज थे कि अल्टीमेटली इनका पतन हो जाता है गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट सजेस्ट दैट द ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो यह बताता है कि मूल रूप से मनुष्य के पास पूरी तरीके से विकसित शारीरिक रूप नहीं था। मतलब जैसा अभी हमारे पास पूरी तरीके से विकसित शारीरिक रूप है, हाथ है, पैर है, हाथों में लाइंस है, पाम है, तो ये चीज़ें किस टेक्स्ट में मेंशन है कि इनिशियली देयर वाज नॉट फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स इन द केस ऑफ ह्यूमंस। तो ऐसा क्या जातक की कहानियों में कहा गया है, क्या मनुस्मृति में कहा गया है, क्या धर्म सूत्र में कहा गया है, क्या सुत्त पिटक में कहा गया है? तो इन चारों में से किस टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है कि ये जो इनिशियल ह्यूमंस थे? एंड इसके अलावा एक और हिंट आपको दे दिया जाए कि उस टेक्स्ट में ये भी कहा गया है कि नीदर द ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड और नॉर द जो प्लांट्स है, जो वनस्पति, वो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था। तो उसमें ऐसा क्या गया उस टेक्स्ट में कि जब मानव और जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए थे, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। एंड चूंकि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे, इसीलिए खासतौर पे जो ह्यूमंस है वो कभी भी नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। वो ये जानते थे कि इसकी ज़रूरत मेरे से है, मेरी ज़रूरत इससे है, तो कभी भी इसको एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ें बड़ी हुई एंड ह्यूमंस आर नाउ फुल्ली इवॉल्व्ड, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ग्रीड आता है, लालच आता है,
हिंसा आती है, वॉयलेंस आता है पिक्चर में। एंड देन दे बेसिकली डिसाइडेड कि हम आक्रमण करेंगे, मतलब चीज़ों पे, रिसोर्सेज पे आक्रमण करना, मतलब ऐसा नहीं कि लूट हड़ाना, खून बहाना। रिसोर्सेज पे आक्रमण करना मतलब एक्यूमुलेट बियॉन्ड योर नीड्स, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप जब एक्यूमुलेट करते हैं, दैट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड यहीं से सिलसिला शुरू हुआ सरदारों का, राजाओं का, एक लीडर के नियुक्त करने का, कि भाई एक लीडर होना चाहिए जो हमें इस ओवर एक्स्ट्रा रिसोर्स को एक्यूमुलेट करने में मदद कर सके। कोई अगर गद्दार है तो उसको फिगर आउट कर सके, सही समय पे सही स्टेप ले सके। एंड यहीं से जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सेटलमेंट्स में, वो इवॉल्व होता है। इस चीज़ को सुत्ता पिटक नाम के ग्रंथ में दर्शाया गया है। बेसिकली जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, थिंकर्स बिल्डिंग्स चैप्टर में आपने देखा भी होगा कि बुद्धिज्म में तीन पिटक्स होते हैं, जो मेन 3 स्क्रिप्चर्स हैं, 3 पिटकास, लाइक उसको त्रिपिटकास कहा जाता है। तो एक हो गया हमारा सुत्ता पिटक। सुत्ता पिटक में जितनी भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जानकारियां हैं एंड बुद्धा की टीचिंग्स है, वो इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास आता है विनय पिटक। विनय पिटक जो है ना, वो मोनेस्ट्रीज में कैसे रहा जाए, संघ में कैसे बिहेव किया जाए, एक मंक के लिए आइडियल वे ऑफ लिविंग क्या होगी, इस चीज़ को दर्शाता, मतलब ऑल अबाउट संघास एंड द मोनेस्ट्रीज। इसके बाद हमारे पास आता है अभिधम्म पिटक। ये जो अभिधम्म पिटक है, दैट डील्स विद ऑल द फिलोसॉफिकल मैटर्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें सारी फिलोसॉफिकल मैटर्स हैं, न केवल बुद्धास की, गौतम बुद्ध की, बल्कि उनसे पहले जो भी बुद्धा है, दीपांकर बुद्ध हो या जो भी हो, उनके बारे में इसमें चीज़ें दर्ज की गई हैं। तो न तो मनुस्मृति, न ही जातक कथा, न ही धर्मसूत्र इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इनिशियली मनुष्य पूरी तरीके से विकसित नहीं था, इसीलिए मनुष्य और पेड़ पौधे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। एंड दैट वाज द रीज़न कि क्यों मनुष्य पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करता था पेड़ पौधों को, क्योंकि दोनों की ही नीड्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। उसके बाद 264वें क्वेश्चन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुत्ता पिटका, व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर लीडर्स। उस नेता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे प्रारंभिक मनुष्यों ने अपनी लीडरशिप के लिए चुना था, अपने नेतृत्व के लिए चुना था। तो हमने अभी आपको बताया कि सुत्ता पिटका में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे लोग इवॉल्व करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर लालच बढ़ती गई, उनके अंदर एग्रेशन बढ़ता गया। एंड देन दे डिसाइडेड बेसिकली कि अब हम रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेंगे बियॉन्ड आवर नीड्स। तो हमें क्या चाहिए, एक लीडर चाहिए जो इन चीज़ को इंश्योर कर सके कि हम जो टारगेट कर रहा है, हम जहाँ रेड कर रहा है, वो सफल हो। अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो पनिश भी कर सके, कोई वाजिब कोई टफ स्टेप उठाना है तो वो भी उठा सके, मतलब हमारे ओवरऑल हमारे बेनिफिट के लिए काम कर सके। तो यहीं से लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आता है, जिससे आगे चल के अभी आप प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, किंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, या डिक्टेटरशिप, जितनी भी टाइप की गवर्नमेंट है, जितनी टाइप की लीडरशिप है, उन सब की जो जड़ें हैं वो यहीं से इवॉल्व हुई हैं। तो क्या जिस आदमी को इनिशियल ह्यूमंस ने अपने लीडरशिप के लिए चुना था, क्या उसे सम्राट कहा गया, क्या उसे सरदार कहा गया अकॉर्डिंग टू सुत्ता पिटक में से क्या कहा गया, क्या उसे सरदार कहा गया, क्या उसे महासम्मत कहा गया, या क्या उसे अधिपति कहा गया है। सो न तो सरदार कहा गया, नहीं सम्राट कहा, क्योंकि ये सब बहुत इनिशियल नहीं है, बहुत लेट से इन शब्दों का चलन शुरू हुआ। अधिपति भी बहुत लेट से शुरू हुआ। तो द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज महासम्मत। सरदार मतलब जो चीफडम्स के चीफ होते हैं, जैसे हमने चोला के केस में देखा, चेराज के केस में देखा कि वहाँ पे चीफ्स होते हैं। सम्राट मतलब जो अंपायर क्या होता है, अंपायर और एक नेशन में क्या फ़र्क है, अंपायर और एक किंगडम में क्या फ़र्क है। अंपायर जो होता है वो अलग अलग नेशंस तक फैला होता है। जैसे मॉडर्न एम्पायर की अगर बात करें तो बियॉन्ड द टेरिटरीज एक्सपेंडेड था, अफगानिस्तान तक पहुंचा हुआ था, ईरान तक पहुंचा हुआ था, पाकिस्तान तक पहुंचा हुआ था। उस ज़माने तो ये सारी कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। तो जो छोटे छोटे भी एम्पायर्स हैं, जैसे विजयनगर की बात करें या बहमनी एम्पायर की बात करें, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वो सब ही एम्पायर कहे जाते हैं। इवन दो उन्होंने अलग अलग नेशंस पे रूल नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनकी बाउंड्री है उसको स्ट्रेच किया एंड ऐसे ऐसे रीजन्स पे रूल किया जहाँ से वो बिलोंग नहीं करते थे। जैसे विजयनगर एम्पायर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो दे बिलोंग फ्रॉम द कर्नाटका, वो कर्नाटक से आते हैं, लेकिन वो जिस टेरिटरी को रूल करते थे वहाँ पे कन्नड़ स्पीकिंग लोग तो थे ही थे, इसके अलावा वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग भी थे, इसके अलावा यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोग भी थे। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ एम्पायर। जब वो बहुत वास्ट हो या अगर वास्ट नहीं हो तो जो उसके अंदर पॉपुलेशन आती है वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड हो, तो इसको हम एम्पायर कहेंगे। तो सुत्ता पिटक के अनुसार उस नेता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसे महासम्मत कहा गया, जिसे लोगों ने इनिशियल ह्यूमंस ने अपने लीडरशिप के लिए, अपने नेतृत्व के लिए चुना था। एंड यहीं से कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है किंग्स का, एम्पायर का, बादशाह का, सुल्तान का, सारी चीज़ों का। नाउ 265वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल, कि आम लोगों द्वारा कौन सी भाषा नहीं बोली जाती थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या तमिल नहीं बोली जाती थी, क्या संस्कृत नहीं बोली जाती थी, या प्रकृत या पाली में से इन चारों में से कोई भी भाषा ऐसी है जो बोली नहीं जाती हो, आपको उसको अपने सही आंसर के तौर पर चुनना है। मतलब ऑर्डिनरी पीपल द्वारा नहीं बोली जाती है, प्रोबेबली इसका इस्तेमाल शायद ऑफिशियल चीज़ों के लिए ज़्यादा होता होगा। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि हम बात कब की कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी BC के बाद की, एंड तब तक की 2th सेंचुरी AD तक की।
तो इस टाइम तक जो संस्कृत है वो अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, क्योंकि इवन तो जो महाभारत में संस्कृत यूज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू आर्किक संस्कृत दैट वाज यूज्ड इन वेदास एंड उपनिषद वेदांगास। लेकिन फिर भी अभी भी संस्कृत बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है एंड इट इज़ हाईली कन्फाइंड टू ऑफिशियल मैटर्स ओनली। इसीलिए जब आप अशोका के स्क्रिप्शन को देखेंगे या बहुतों के स्क्रिप्शन को देखेंगे तो उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखवा के प्राकृत में लिखवाया है या पाली में लिखवाया है या अरमैक में लिखवाया है। लेकिन जब आप 4th सेंचुरी एडी की बात करें तो तब से संस्कृत धीरे धीरे अब आसान होनी शुरू होगी एंड इसीलिए समुद्रगुप्त के जितने भी इंस्क्रिप्शन है, प्रशस्तीज वगैरह हैं, वो हमें संस्कृत में पाए गए हैं। सो संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज दैट वाज नॉट यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तमिल यूज़ की जाती थी, प्राकृत तो सब रीजन के अपने अलग अलग है तो ये तो यूज़ की जाएगी, फिर पाली भी यूज की जाती थी, तो द करेक्ट आंसर विल बी संस्कृत। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 266 कि विच टर्म इज यूज्ड फॉर द कंटेंट्स इन टेक्स्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। की ग्रंथ में उस खंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो निर्देश के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। बेसिकली जब आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के खंड होते हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सैटायरिक खंड होते हैं, बहुत सारे डिस्कर्सिव होते हैं, बहुत सारे डिडैक्टिक होते हैं, इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव भी आता है। तो उस खंड के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो क्या उसे नैरेटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो महाभारत में अलग अलग टाइप के अगर आप लिटरेचर स्टाइल को देखेंगे तो नैरेटिव स्टाइल भी होगा, सैटायरिक स्टाइल ऑफ राइटिंग भी होगा, डिस्कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग भी होगा। अभी सारे के बारे में बताएंगे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद सारे ही इन चारों ही राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। सो इन चारों में से कौन सा राइटिंग स्टाइल है वो किसी भी टेक्स्ट में अगर यूज़ किया गया है तो वो किसी उपदेश को देने के लिए या इंस्ट्रक्शंस वगैरह को देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या उसे नैरेटिव कहेंगे, क्या उसे सैटायरिक कहेंगे, क्या उसे डिस्कर्सिव कहेंगे, या क्या उस स्टाइल को डिडैक्टिक कहेंगे। सो आपको कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे हमें जवाब देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ग्रंथ में उस खंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें निर्देश अंकित हो, मतलब जिसमें इंस्ट्रक्शंस बताए जाए। जैसे अगर महाभारत की बात की जाए तो गीता कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, वहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है इन ऑर्डर टू गेट दैट दोज थिंग्स, ये सब चीज़ें अगर पानी है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो होप कि आप सबने सही उत्तर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। सबसे पहला था हमारा नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में क्या होता है, किसी स्टोरी को बताया जाता है। जैसे अगर महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो जो स्टोरी है जिसमें भरत और शकुंतला के बारे में बताया गया है या लाक्षागिरी के बारे में बताया गया, जितनी भी कहानियाँ हैं उनको आप नैरेटिव मान लें। दूसरा होता है सैटायरिक मतलब किसी ग्रंथों में आप देखेंगे तो व्यंग्यात्मक चीज़ें, व्यंग्यात्मक भी एक खंड होता है। कोई ऐसे कैरेक्टर उसमें यूज़ किया जाता है जो मूड लाइट कर देते हैं, व्यंग करते हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं। तो उस खंड को हम लोग उस टाइप के कंटेंट राइटिंग को लिख कहते हैं सैटायरिक कंटेंट राइटिंग। कॉमेडी बनाना, कॉमेडी फिल्म बनाना, वो भी एक सैटायरिक कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद डिस्कर्सिव आता है। डिस्कर्सिव इज ऑल अबाउट जब हम ना, जैसा एक बहुत अच्छा डिस्कर्सिव एग्जाम्पल हो गया, जब आप बात करते हैं द्रौपदी और पांचों पांडवों की शादी की, तो वहाँ पे किस मुद्दे को उठाया जा रहा, वहाँ पे पॉलीएंड्री के मुद्दे को उठाया जा रहा। एंड आपने इस किताब में अगर पन्नों को पलटा के भी देखा होगा तो एक सोर्स है आपके सामने जिसमें जो द्रुपद है वो बहुत नाराज़ है। द्रुपद नाराज़ है कि भाई हमने इतना बड़ा स्वयंवर रचा, इतने बड़े बड़े राजा है, एंड उसमें से एक आदमी ने सही से निशाने पे मछली के आँख पे मार भी दिया, फिर भी हमारी जो बेटी है उसकी शादी 5 पांडवों से हो रही है, ये क्या बात हुआ। तो वहाँ पे जो वेद व्यास है वो जस्टिफाई करेंगे कि देखिए सरकार ऐसे है कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में 5 बार पति की कामना का वरदान मांग लिया था, तो इसीलिए इसको पांचों पांडवों की प्राप्ति हुई है। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो पांचों पांडव है वो इंद्र के ही अवतार है एंड द्रौपदी इंद्र की पत्नी है, तो इस हिसाब से इनकी शादी 5 पांडवों से होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इशू ऑफ पॉलीएंड्री। कुछ चीज़ें हैं जो एक इशू को, एक सर्टेन इशू को हाईलाइट करती हैं। तो डिस्कर्सिव कंटेंट राइटिंग में ही होता है, हम एक इशू को पकड़ते हैं एंड उसमें फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, उसके बाद जैसे हमने देखा था द्वित क्रीड़ा भी एक इशू को ही हाईलाइट कर रहा था कि पोजीशन क्या है वाइफ की। उस ज़माने में वाइफ की पोजीशन क्या होती थी, क्या उनको अपने पति के अंदर माना जाता था या बाहर माना जाता था, पति के अख्तियार से बाहर थे वो, अगर अंदर थे तो कैसे युधिष्ठिर खुद को हारने के बाद उनको दांव पे लगा सकते हैं, अगर बाहर थे तो भी युधिष्ठिर नहीं लगा सकते क्योंकि युधिष्ठिर पहले ही गुलाम हो चुके हैं, तो वो ऐसी एंटिटी को कैसे दांव पे लगा सकते हैं जिसमें उनका कंट्रोल ही नहीं है। सो डिस्कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग होगी। डिडैक्टिक मतलब हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस कंटेंट राइटिंग के द्वारा।
हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस कंटेंट राइटिंग के द्वारा। अगर महाभारत का एग्जाम्पल है तो भगवत गीता का जो खंड है, पूरा अध्याय महाभारत में ही आता भगवत गीता। एंड भगवत गीता अगर ना जोड़ा जाता तो महाभारत उतने ज़्यादा वर्सेस का नहीं बनता। भगवत गीता की चीज़ें और जो मनुस्मृति की चीज़ें जोड़ी गई हैं बाद में आके, ब्राह्मणों ने जब इसको कंपाइल करा तब ओरिजिनल टेक्स्ट में पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट की चीज़ें हमें मुँह ज़बानी पता चली हैं ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू। तो ये जो मनुस्मृति एंड जो भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट इसमें ऐड किया गया, तो भगवत गीता इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस कि भाई आपको ये सब करना है, ये नहीं करना है। तो डिडैक्टिक फॉर्म ऑफ डिडक्टिव स्टाइल ऑफ कंटेंट राइटिंग इज़ यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट समथिंग टू समबडी। किसी को अगर हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो हम डिडक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग को इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप जब गीता पढ़ेंगे, 4-5 लोग भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2 लोगों के बीच संवाद हो रहा है एंड वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है अर्जुन को, लेकिन पूरी दुनिया उससे सीख सकती है। सो दिस इज कॉल्ड द डिडक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसके अलावा भी बहुत है, डिस्क्रिप्टिव है, और हमारे पास एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग आता है एक, तो इसके बारे में कभी और तफसील से चर्चा करेंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते 267वें क्वेश्चन पे। हु इज कंसिडर्ड टू बी द कंपोजर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ महाभारत? की महाभारत का जो मूल ग्रंथ जिसको ब्राह्मणों ने कंपाइल करा, जो लोगों ने सबसे पहली बार देखा होगा, सबसे पहली बार सुना होगा, एंड वहीं से फिर ओरल ट्रेडिशन शुरू हुए होंगे। तो महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता कौन है? एंड याद रखिएगा कि रचयिता और राइटर में फ़र्क हो सकता है। रचयिता मतलब हमने चीज़ों को रचित किया एंड लिखवाया किसी और से, तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। क्या ये वेद व्यास है, क्या ये वाल्मीकि है, क्या ये सूरदास है, क्या ये तुलसीदास है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर महाभारत को लिखा तो गणेश ने था, महाभारत को लिखा तो गणेश ने था। दैट इज़ ऑल राइट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है हमारी हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि गणेशा ने ही इसको लिखा था। तो लॉर्ड गणेशा ने इसको लिखा था, लेकिन इसको कंपोज किसी और ने करा था। तो हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग यू कि किसने कंपोज करा था? तो वेद व्यास ने करा था, या वाल्मीकि ने करा था, सूरदास ने करा था, या तुलसीदास ने करा था? तुलसीदास बहुत बाद आते हैं, मतलब ब्राह्मणों ने महाभारत कंपाइल कर लिया, उसके भी 1000-2000 साल, 1500 साल बाद। सूरदास का भी वही कॉन्सेप्ट है, वो भी 13th-14th सेंचुरी के सेंट है। तो इन दोनों का तो आप बात ही छोड़ दें। वाल्मीकि हमारे रामायण के रचयिता है, रामचरितमानस को तो तुलसीदास ने रचा, रामायण का रचयिता है। एंड बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन? वेद व्यास। तो वेद व्यास इज द कंपोजर ऑफ महाभारत। एंड उन्होंने फिर गणेश को ये हुक्म दिया कि आपको ऐसे ऐसे इसको कंपाइल करना है, ताकि लोगों के तक ये जानकारियाँ पहुँचे। एंड धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों ने पढ़ी एंड फिर उसको लिखा नहीं गया। ये ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई। एंड अल्टीमेटली जब ब्राह्मणों ने 5th सेंचुरी BC के बाद ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को कंपाइल करना शुरू किया, तो दे फेल्ट कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके बारे में हम अपने परदादाओं से, हमने अपने ऊपर की जनरेशन से बहुत सुना है, तो लेट्स कंपाइल दैट ग्रंथ, लेट्स कंपाइल दैट होली स्क्रिप्चर। इसके बाद 5th सेंचुरी BC के बाद या 4th सेंचुरी BC से ये जो महाभारत की कंपाइलेशन की शुरुआत है ब्राह्मणों द्वारा, वो की जाती है। तो मूल ग्रंथ को रचित किया है वेद व्यास ने। 268वां क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि हस्तिनापुर को एक्सकेवेट किया गया था 1951 और 1922 के सालों में, तो किसने इसको एक्सकेवेट किया था? क्या दयाराम सहनी ने एक्सकेवेट किया, क्या BB लाल ने एक्सकेवेट किया, क्या SN मुखर्जी ने एक्सकेवेट किया, क्या BS सुत्थानकर ने इसको एक्सकेवेट किया था? तो दयाराम सहनी, BB लाल, SN मुखर्जी एंड BS सुत्थानकर, इन चारों में से किसने हस्तिनापुर, जो एक विलेज है, एक छोटी सी सिटी है, ये टाउनशिप है मेरठ के नज़दीक, उसको एक्सकेवेट किया था 1951 या 52 में? तो दयाराम सहनी तो हमारे हड़प्पा एरा के हैं। VS सुत्थानकर भी बहुत बड़े हिस्टोरियन थे एंड उस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही है। बट व्हाट ही वाज अप इनटू, ये किस चीज़ में लगे हुए थे? ये क्रिटिकल एडिशन में लगे हुए थे कि हमें कैसे भी करके जो महाभारत है उसका ना एक क्रिटिकल एडिशन बनाना है। हमने सारे ही संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया एंड कंपेयर करना शुरू किया कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, अगर कॉमन है तो इसको एक जगह से लिखो, क्योंकि अगर एक चीज़ 4 जगह कॉमन है दैट मीन्स उसका कुछ तो लीगल अपीयरेंस रहा ही होगा। जब 4 जगह के लोग, 4 अलग अलग जगह के लोग एक चीज़ को मानते हैं, दैट मीन्स कि कुछ अलग तो उसमें रहा ही होगा। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज़ BB लाल। BB लाल वॉज द पर्सन जो 1951-52 में मेरठ के हस्तिनापुर नामक गाँव में खुदाई करना शुरू करते हैं एंड इनको बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्ट्रेंज चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। इसके बारे में आगे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फादर ऑफ द्रौपदी, द्रुपद वॉज द किंग ऑफ डैश। की द्रौपदी के जो पिता थे द्रुपद, वो कहाँ के राजा थे? क्या वो विराट देश के राजा थे, मगध देश के राजा थे, पांचाल देश के राजा थे, या मिथिला देश के राजा थे? तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है, विराट, मगध, पांचाल या मिथिला। इस सब में से सारे ही जो जगह हैं वो हमारे उस पीरियड से, जो
महाभारत का पीरियड है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। विराट देश वो जगह है जहाँ पे जब ये पांडवों को अज्ञातवास मिला था, 12 या 13 सालों का इनका वनवास था। उसके अलावा 1 सालों का इनका अज्ञातवास था, जहाँ पे इनको साइलेंटली कहीं पर रहना था। अगर किसी ने इनको पहचान लिया एंड अगर ये खबर हस्तिनापुर पहुँच गई, इफ़ दे हैड बिन लोकेटेड और आइडेंटिफाइड, तो फिर से इनका जो 12 सालों का वनवास है वो शुरू हो जाता। तो वो विराट राजा के शरण में जाते हैं, विराट देश में उड़ाते हैं। देखिए, विराट वॉज नॉट द किंगडम ऑफ द्रुपद, ठीक है, क्योंकि द्रुपद की लड़की से उनका ब्याह होता है। एंड विराट वॉज नॉट द किंगडम ऑफ द्रुपद, क्योंकि विराट की लड़की से थोड़ा सा ब्याह हुआ था अर्जुन का या 5 पांडवों का। नाउ मगध वॉज ऑल्सो पावरफुल किंगडम ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ से एक बहुत बड़े रूलर निकल के आते हैं, जरासंध, जिसको भीम मारेगा। एंड देन द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज पांचाल एंड मिथिला। मिथिला उस जमाने में आता था, उसके मगध के अंतर्गत ही। लेकिन द आंसर दैट वी हैव, द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज की पांचाल। पांचाल इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने मैथोलॉजी पढ़ी है तो जो द्रुपद हैं एंड जो द्रोणाचार्य हैं, दोनों ही पांचाल से बिलोंग करते थे। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सत्ता को लेके, ईगो को लेके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड उसके बाद द्रुपद और द्रोणाचार्य अलग हो गए। एंड अल्टीमेटली ये हुआ भी था जब महाभारत का कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है, तो द्रुपद का जो लड़का है वो ही द्रोणाचार्य की हत्या करता है। सो पांचाल वॉज द किंगडम ऑफ द्रुपद एंड इसीलिए द्रौपदी को आप देखेंगे तो पांचाली भी कहा गया है, द्रौपदी को आपको पांचाल भी कहा गया। एंड ऐसे ही अगर आप जब मिथिला की बात करते हैं तो मिथिला का एक नाम है विदेह, एंड इसीलिए जो सीता है उनको वैदेही भी कहा जाता है, वैदेही भी कहा जाता है। सो दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हमारा इस लेवल 1 का 270वां क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नोन एज इतिहास। के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ इतिहास के नाम से? इतिहास इज नॉट हेयर की हिस्ट्री। इतिहास मतलब इतिहास जो शब्द है ना संस्कृत में, उसका मतलब क्या होता है? दस इट वॉज, मतलब ये ऐसा था। तो इतिहास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक कॉन्टेंट्स। तो किस किस ग्रंथ के लिए हम लोग इतिहास टर्म का यूज करते हैं? क्या पुराणों के लिए यूज़ करते हैं? क्या वेदांगों के लिए यूज़ करते हैं? क्या मनुस्मृति के लिए इतिहास टर्म का यूज़ करते हैं? क्या महाभारत के लिए इतिहास शब्द का यूज़ किया जाता है? तो इन चारों में से सही जवाब जो भी है आपको चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। पुराण, वेदांग, मनुस्मृति और महाभारत। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानी है, इतिहास मतलब कुछ ना कुछ कहानी तो उसमें ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ कहानी उसमें ज़रूर होगी। एंड इसके अलावा वो जो टेक्स्ट है वो बहुत डायनेमिक होना चाहिए। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो डायनेमिक एंड सबसे ज़्यादा वास्ट है, वास्ट मतलब डाइवर्स, सबसे ज़्यादा वास्ट मतलब कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं। एक होता है लार्ज या ह्यूज, एक होता है वास्ट, बड़ा भी है एंड उसमें डाइवर्सिटी भी है, मतलब चीज़ें अलग अलग भी दी गई हैं। तो महाभारत इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट स्क्रिप्चर्स एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट वास्टेस्ट स्क्रिप्चर एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जितना वास्टेस्ट है उतना कोई नहीं है, इतना लार्जेस्ट है। हमने कहा था आपको कि 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस है इसमें, 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस है। अगर भगवत गीता और मनुस्मृति के टेक्स्ट को नहीं इसमें इंक्लूड किया जाता, वहाँ की चीज़ों को नहीं डाला जाता। भगवत गीता को तो तब डाला गया ना जब 200 BC के बाद क्या होता है, अलग अलग सेक्ट उभर के सामने आते हैं। हिंदुज़म में भी शैविज़म हो गया, शक्तिज़म हो गया, वैष्णविज़म हो गया। तो वैष्णविज़म में विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती थी। साउथ इंडिया में हमने देखा था 12 अवतार ज़्यादा पॉपुलर था। फिर नॉर्थ इंडिया में हमने देखा था कि कृष्ण और राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो इसीलिए कृष्ण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उनसे बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ गई। तो अब महाभारत धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र या मनुस्मृति को कंपाइल करने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ऐसी चीज़ जो सारे ही लोगों पे लागू हो। तो इसके लिए उनके ऐसी चीज़ों का उदाहरण, ऐसी चीज़ों के रेफरेंस को देने की ज़रूरत थी जिसको लोग एक्सेप्ट करें। तो कृष्ण का बहुत ज़्यादा चलन नॉर्थ इंडिया में है, ख़ासतौर पे जो ब्रज बुंदेल का इलाका होता है एंड पूरी की पूरी उस हिंदी जो आज के ज़माने में हिंदी बोली जाने वाली पट्टी है वहाँ पे। तो ये जो कृष्णा का मेन सेंट्रल रोल जो उनका डेवलप किया गया है, ये इसी 200 BC के बाद ही करा गया। व्हेन ब्राह्मणा सॉ कि अब वैष्णविज्म अपने राइज पे है। वैसे तो वैष्णविज्म 6th सेंचुरी BC के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन आफ्टर 3rd सेंचुरी BC बहुत ज़्यादा राइज पे था, बहुत ज़्यादा इमर्जेंस पे था। 200 BC के बाद ये जो कृष्णा का पूरा एपिसोड है वो उसमें डाला जाता है। फिर मनुस्मृति की चीज़ें भी डाली जाएंगी, क्योंकि मकसद ये था कि हमें ऐसे टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना है जिनसे लोग सीख सके एंड जिनकी बातों को लोग फॉलो कर सके। तो सबसे बड़ा टेक्स्ट, सबसे वास्ट टेक्स्ट हमारे पास महाभारत है एंड दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज इतिहास, यानी कि दैट दस इट वॉज, इस तरीके से ये चीज़ें संपन्न हुई हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। पुराण, वेदांग, मनुस्मृति, इन सब में से किसी को हम इतिहास नहीं कहते हैं। श्रुति और स्मृति टेक्स्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने इसमें बहुत बड़ी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है
कि श्रुति टेक्स्ट क्या होते हैं, स्मृति टेक्स्ट क्या होते हैं, वेदास किस कैटेगरी में आएंगे, पुराण किस कैटेगरी में आएंगे, स्मृति टेक्स्ट की क्या वैल्यू है, कौन सा जो टेक्स्ट है वो अनक्वेश्चनेबल है जिसपे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कौन सा जो टेक्स्ट है जो क्वेश्चनेबल है जिसमें सुधार हो सकता है, जिसमें रेक्टिफिकेशन हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, उसका भी हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा। नाउ शुरुआत करते हैं लेवल 2 की। होप कि आपने लेवल 1 में सारे ही 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि लास्ट में आपको आंसर तो पता ही जाता है। तो आप अगर अटेम्प्ट करेंगे एंड आपको बताया जाएगा आंसर चीज़ों को, तो आपकी जो नॉलेज है वो कंपाउंडेडली बढ़ेगी। ठीक है, आपने अगर चाहे गलत भी अटेम्प्ट किया, फिर भी आपने अगर अटेम्प्ट किया तो आप पूरे उस क्वेश्चन को देखेंगे। जो लोग अटेम्प्ट नहीं करते एमसीक्यूज को, वो पूरे क्वेश्चंस को देखते नहीं, बस क्वेश्चंस एंड उसके बाद आंसर को खोजते हैं। एंड अगर जिनको थोड़ा सा भी टाइम की अर्जेंसी हो, टाइम की कमी हो, तो उनके लिए पहले से रिकमेंड कर दूं मैं कि आप इस वीडियो को 1.5x या 1.75x पे देख सकते हैं आफ्टर इट हैज़ बीन प्रीमियर्ड। जब ये प्रीमियर हो चुका है, जब ये अपलोडेड है, रिकॉर्डेड वाला जो वर्जन है वो अपलोडेड है, तो आप इसको 1.5x या 1.75x में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर कंफर्टेबल है तो 2x में भी देख सकते हैं, क्योंकि समय बचाना आप सबकी अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड ऐसे ही अगर आप वन शॉट भी हमारे देखते तो वहाँ पे भी आप स्पीड बढ़ा के ही देखें, क्योंकि अभी प्रीमियर तो हो नहीं रहा कि आपके सामने मजबूरी है। एंड वहाँ पे तो हमने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया, तो आपको जिस भी टॉपिक को जहाँ भी पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सो 1.75x या 2x में आपको देखना चाहिए सारी चीज़ों को। बाकी नोट्स वगैरह तो सारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा ही दी है। अगर कुछ चीज़ छूटी रह गई तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हेयर वी हैव 271वां क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ कथन आपके सामने दिए गए, आपको उनको पढ़ना है, देन बताना पड़ेगा क्या ये कथन कौन से इनमें से गलत है या कौन से इनमें से सही है। पहले कथनों को पढ़ते हैं कि ग्रंथ की मुख्य सामग्री पर जाने से पहले, अतः जो मेन कंटेंट होता है किसी भी ग्रंथ का, उस पर जाने से पहले इतिहासकार क्या करते हैं, उस ग्रंथ के डेट ऑफ कंपोजिशन एंड प्लेस ऑफ कंपोजिशन को पता करते हैं कि कब ये ग्रंथ रचित किया गया होगा एंड कब किस जगह पे ये ग्रंथ रचित किया गया होगा। क्या इसे महल में बैठ के लोगों ने रचित किया था, क्या इसे नदी के किनारे रचित किया गया था, क्या इसे गुरुकुल में रचित किया गया था। सो फर्स्ट द एग्जामिन डेट एंड प्लेस ऑफ कंपोजिशन, इस स्टेटमेंट को देखें। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इज द संस्कृत यूज्ड इन वेदास इज मोर सिंपल दैन दैट ऑफ महाभारत, की महाभारत में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द संस्कृत यूज्ड इन वेदास। मतलब जो वेदास में संस्कृत यूज की गई वो ज़्यादा सरल है एज कम्पेयर टू महाभारत। वेदों में प्रयुक्त संस्कृत महाभारत की तुलना में अधिक सरल है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट की द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज रिसाइटेड बाय सुतास, जो ओरिजिनल स्टोरी है जो वेद व्यास ने कंपोज करा था, लॉर्ड गणेश ने लिखा है, वो चीज़ें रिटन फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उस टेक्स्ट की जो कहानियाँ हैं वो सूत लोग, जो सूत मतलब चैरिटियर्स जो होते हैं, वो डिसाइड किया करते थे। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है दैट इज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज रिसाइटेड बाय सुतास बिफोर ब्राह्मणर्स ट्राइड टू कंपाइल इट फ्रॉम अराउंड 5th सेंचुरी बीसी, कि ब्राह्मणों ने जब 5वीं शताब्दी बीसी के बाद इस टेक्स्ट को कंपाइल करना शुरू किया, उससे पहले भी जो महाभारत की कहानियाँ हैं ओरिजिनल महाभारत की, जिसको वेद व्यास ने कंपोज किया था एंड लॉर्ड गणेशा ने लिखा है, तो वो कहानियाँ सूतों द्वारा कही जाती थी। सूत कौन होते थे? चैरिटियर, जो सारथी होते थे क्षत्रिय राजाओं के या सिपाहियों के, तो उनके द्वारा ये चीज़ें कही जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने मालिकों से सुना था, उन्होंने अपने लीडर से सुना था, एंड वो फिर आके लोगों को बताते थे गानों के थ्रू, कहानियों के थ्रू कि भाई ये चीज़ें हुई थी, एंड लोग ऐसे फिर अपने इतिहास पे गौरवान्वित होते थे। तो ये सारी चीज़ें 5वीं शताब्दी से पहले हो रही थी। क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? यहाँ पे आपको उन स्टेटमेंट्स को चुनना है जो सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या केवल दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा तीसरा दोनों सही है, या पहला तीसरा दोनों सही है? देखिए, जब भी आपको ऐसे चूज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए एंड उसमें जब ऑप्शन में आपके सामने किसी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रेफर किया गया है, जैसे सेकंड स्टेटमेंट को ऑप्शन ए में भी रेफर किया गया है, ऑप्शन बी में रेफर किया गया, ऑप्शन सी में भी रेफर किया गया, तो सबसे पहले आपको सेकंड स्टेटमेंट को ही चेक करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो संस्कृत यूज इन वेदास इज मोर सिंपल दैन दैट ऑफ महाभारत, की महाभारत में जो संस्कृत यूज की गई है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू जो संस्कृत वेदों में प्रयुक्त की गई है। तो ये स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि वेदों में तो इतनी ज़्यादा प्राचीन संस्कृत, आर्किक संस्कृत एंड इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट संस्कृत यूज़ करी गई थी कि लोगों ने 1000 साल बाद इसको पढ़ने से भी मना कर दिया कि हमें आगे कोई बताए तभी, क्योंकि भी हम पढ़ नहीं सकते। तभी तो वेदांगों को रचना करने की शुरुआत की जाती है, पुराण आते हैं, ये सारे जो हैं सिंपलर फॉर्म ऑफ संस्कृत में कंपोज किए जाते हैं। तो वेदास की जो संस्कृत है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। महाभारत की संस्कृत तो बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो संस्कृत यूज इन वेदास इज नॉट सिंपल दैन दैट ऑफ महाभारत, इज वेरी डिफिकल्ट दैन दैट ऑफ महाभारत। की महाभारत में जो संस्कृत यूज की गई है उनसे बहुत ज़्यादा ही ये मुश्किल है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है।
यानी कि सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र किसी भी ऑप्शन में नहीं आना चाहिए अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहा तो, उसको फिगर आउट कर रहा तो। लेकिन तीनों ही ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र आया, तो इन तीनों को मैं डिस्कार्ड कर देना, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट का, वो हमारा सही है, क्योंकि हमारे पास लास्ट तो ही बचा ना, हमने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे करके जब भी एक स्टेटमेंट को बहुत बार जिक्र किया गया, बहुत बार ऑप्शन मेंशन किया गया, तो आप सबसे पहले उस स्टेटमेंट की सत्यता की, उस स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी की जांच करें। तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट को देख लें कि जब हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि ये किस भाषा में लिखी गई है, ये तमिल में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, या पाली में लिखी गई है, प्रकृत में लिखी गई है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये ऑथर ने किस टारगेट ऑडियंस को इस्तेमाल दिमाग में रख के इस चीज़ को लिखा है, किस टारगेट ऑडियंस को, किसको ध्यान में रख के इसको लिखा है। उसके बाद वो लोग इस चीज़ को भी फिगर आउट करते हैं कि ऑथर जो है वो किस स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो कर रहा है, वो स्टोरी के माध्यम से कह रहे हैं, नरेटिव बता रहे हैं, या डिस्कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है उनकी। उसके बाद वो फिर डेट एंड प्लेस ऑफ कंपोजिशन को फिगर आउट करते हैं कि इस टेक्स्ट की रचना कब की गई होगी, किस जगह पे की गई होगी, एंड देन दे मूव टू द मेन कंटेंट। उसके बाद वो मेन कंटेंट्स पे जाते हैं। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले उनको एग्जामिन करना है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, क्या इस लैंग्वेज को लोग पढ़ पाते थे, फिर ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या था इसको लिखने के पीछे, कि किस टारगेट ऑडियंस को वो इसको पढ़वाना चाहते थे। उसके बाद वो डेट एंड प्लेस ऑफ कंपोजिशन को फिगर आउट करते कि किस तारीख को, तारीख मतलब नॉट द एक्यूरेट डेट, मतलब किस टाइम फ्रेम के दौरान इस टेक्स्ट को कंपोज किया गया होगा, एंड प्लेस कहाँ पे इस टेक्स्ट को कंपोज किया गया है, किस जगह पे, एंड देन दे मूव टू द मेन कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने कंपाइल करना शुरू किया तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ सूतास। जो ये चैरिटियर्स होते थे, जो ये सारथी होते थे, वो अपने राजाओं की, वो अपने सेनापतियों की कहानी सुनाते थे, एंड उन सेनापतियों ने कहा था कि ऐसी ऐसी कहानी महाभारत में लिखी गई है। एंड महाभारत की कहानी हमने आपको कहा ना कि ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो वेद व्यास ने कंपोज किया, उसको लिखा भले ही लॉर्ड गणेशा ने है, लेकिन उसके रिटन फॉर्म बहुत अवेलेबल नहीं है अभी के टाइम में, तो ओरिजिनल महाभारत ना के बराबर होगा किसी के पास। तो ये सारी चीज़ें ओरली ट्रेडिशंस के थ्रू ट्रांसमिट होती गई अलग अलग जगहों पे। इसीलिए जब वी.एस. सुख्तानकर अलग अलग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को एकत्रित करते हैं महाभारत से जुड़ी हुई, तो उनको कैसे डिफरेंसेस मिल रहे थे। अगर सारे ही लोगों तक ओरिजिनल टेक्स्ट की कॉपी पहुंचती, मतलब प्रतिलिपि पहुंचती, तो लोगों में कन्फ्यूजन होता नहीं। ओनली बिकॉज की चीज़ें उनके पास ज़बानी तौर पे पहुंच रही थी, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हो जा रही थी, डाइल्यूशन हो जा रहा था। इसीलिए कश्मीर में जो टेक्स्ट मिल रहे थे उनमें और जो कन्याकुमारी में टेक्स्ट मिल रहा है उनमें बहुत डिफरेंस होता था। वी.एस. सुख्तानकर ने यही कहा कि ये जो रीजनल वेरिएशंस है इसके पीछे रीज़न यही है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स शायद उतने नहीं रहे होंगे 5th सेंचुरी BC के पहले, महाभारत या किसी भी अन्य टेक्स्ट से रिलेटेड। तो लोगों ने ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू चीज़ों को सीखा एंड फिर आगे आने वाले जनरेशन को बताया। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी जाते हैं बताने लायक, बहुत सारी आप गलत चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देते हैं। सो 1 and 3rd स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। 272वें क्वेश्चन पे आए कि हस्तिनापुर शहर की खुदाई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो लाल हमारे बीबी लाल ने, उन्होंने 6 व्यावसायिक स्तर के साक्ष्य की स्थापना की, मतलब ही फाउंडेड द एविडेंस ऑफ 6 ऑक्यूपेशनल लेवल। ऑक्यूपेशनल लेवल मतलब जहाँ पे लोग रहते होंगे, जैसे ज़मीनों को अगर हम लेयर वाइज हम एक्सकेवेट करते हैं तो हमें पास 1 लेयर मिला, 2 लेयर मिला, फिर 3 लेयर मिला, और एक लेयर कोई 2-3 फीट का नहीं होता, बहुत मल्टीपल 18-20 फीट के लेयर्स होते हैं एक लेयर। तो इससे पता चलता है अच्छा ये लेयर पे कभी किसी ज़माने में ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे आबाद रही होगी, क्योंकि हमें ह्यूमन बोन्स मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो उन्होंने जब हस्तिनापुर सिटी को एक्सकेवेट किया तो ही फाउंडेड 6 ऑक्यूपेशनल लेवल, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के दौरान यहाँ पे तकरीबन 6 ह्यूमन सेटलमेंट्स बसे होंगे। एंड जो सबसे निचले लेयर पे ह्यूमन सेटलमेंट उन्हें का एविडेंस उन्हें मिला होगा वो सबसे पुराना होगा, क्योंकि सबसे नीचे कौन आएगा, जो सबसे ज़्यादा दबा है, सबसे ज़्यादा दबा कौन हो सकता है, जो सबसे पहले आया था। सो इन दैट वे लाल फाउंडेड द एविडेंस ऑफ 6 ऑक्यूपेशनल लेवल। क्या ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद हाउसेज ऑफ सेकंड फेज, मतलब ये जो सेकंड फेज है, सब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज है ना, थर्ड फेज का भी जिक्र आएगा, सेकंड फेज का भी जिक्र आएगा। तो उस फेज में इस जो टाइम पीरियड के दौरान हमें एक्सकेवेशंस मिले हैं, उस दौरान घर किससे बनाए जाते थे, मड ब्रिक से भी और ब्रंट ब्रिक से भी बनाए जाते थे। टेराकोटा रिंग वेल्स में हैव बीन यूज्ड एज बोथ वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। एक टेराकोटा ग्रिंड वेल्स मतलब रिंग वेल्स मतलब गोल आकार के छोटे छोटे कुएं होते थे, उनका इस्तेमाल पानी पीने के लिए भी किया जाता था, या ड्रेनेज पिट्स यानी कि कचड़ों का डिस्पोजल के लिए भी किया जाता था। इन तीनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। पहला, दूसरा, या ओनली 2 यानी कि ऑप्शन बी, या ओनली 1 ऑप्शन सी, या 2 and 3 ऑप्शन डी।
तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 को 3 ऑप्शन में मेंशन किया गया, तो उसको एक बार देख लें। यहाँ पे कहा गया कि हाउसेज ऑफ सेकंड फेज, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स फेज, 6 फेजेस होंगे। तो जो सेकंड फेज पे हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मिला है, मतलब ऑक्यूपेशनल एविडेंस मिला है, उस दौरान लोग जो थे मड ब्रिक्स और बंड ब्रिक्स में रहते थे, मतलब कच्ची ईंट के भी घरों में रहते थे एंड पक्की ईंट के भी घरों में वो बना के रहते थे। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जब हमने थर्ड फेज देखा है, फिफ्थ फेज देखा, देन वी रियलाइज कि अब जाके इन द फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी BC उस दौरान जाके अगर आप देखेंगे तो बर्ट ब्रिक्स का सिलसिला शुरू होता है। उससे पहले लोग मड ब्रिक्स से ही घरों को बनाया करते थे। एंड सेकेंड, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो गया। तो या तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या डी होगा। सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें ऐसे ही स्टेटमेंट को चुनना है जो गलत है। तो ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। उसके बाद लाल फाउंडेड द एविडेंस ऑफ 6 ऑक्यूपेशनल लेवल। तो उन्होंने बहुत सारे ऑक्यूपेशनल लेवल के एविडेंसेस को तो देखा। जैसे मान लीजिए कि हमने इस भूमि को एक्सकेवेट किया, तो वी फाउंडेड की मल्टीपल लेयर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 लेयर्स पे प्रोबेबली यहाँ पे हमें ह्यूमन बोन्स के अवशेष मिले हैं या और सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो ऐसा पता लगता है कि इन 4 लेयर्स पे, इन चारों लेयर एक किसी खास टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि ये सारे हॉरिजेंटल ही हो, कभी कभी एक जो लेयर है वो ऐसा भी होता है, एक लेयर ऐसा भी होगा, ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। इसी को तो मॉर्टिमर व्हीलर ने ठीक किया। पहले सीधे हॉरिजेंटल खुदाई होती थी, उन्होंने कहा कि अगर हम सीधे हॉरिजेंटल करेंगे तो बहुत बाद हमें ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो, जैसा मान लेते हैं एक ये हमारा एक टाइम फ्रेम ये हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर हमने हॉरिजेंटल लेयर बना दिया, यहाँ पे अगर हमने हॉरिजेंटल लेयर बना दिया तो हमें इस टाइम फ्रेम की चीज़ें भी मिलेंगी। एंड ये टाइम फ्रेम तो बहुत नया होगा इसके कंपेरेटिवली। तो हम क्या मानेंगे, इसमें यहाँ के सामान भी शामिल है, लेकिन यहाँ के सामान जो है वो तो थोड़े से नए हैं इसके कंपेरेटिवली। तो इसलिए मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमें हॉरिजेंटली फॉलो किया जाए, ज़रूरी नहीं कि हॉरिजेंटली हम एक्सकेवेशन को फॉलो करें, हमें स्ट्रेटोग्राफी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें खुदाई करके जायज़ा लेना पड़ेगा कि कैसे कहाँ तक हम, जैसे हमने पर्टिकुलर एक एरिया की भूमि को चुना है, तो नाउ वी हैव टू डिसाइड, इट इज़ अपॉन अस टू डिसाइड कि हमें जैसे जैसे एक लेयर को खोदने के बाद एविडेंस मिलेगा, फिर जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, देन जहाँ हमें दूसरे टाइम फ्रेम से रिलेटेड चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए, हमें वहीं पे अपने एक्सकेवेशन को रोक देना चाहिए, बाउंड्री बना देनी चाहिए। फिर जब तक हम यहाँ के सारे सामानों को नहीं निकाल लेते, मतलब यहाँ तक हमने खुदाई करी, एंड व्हेन वी गेट इनटू द लेवल 2, ये हमारा लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया। लेवल 4 सबसे पुराना हो गया, उससे थोड़ा नया लेवल 3, लेवल 2 से थोड़ा नया, लेवल 1 सबसे नया। तो लेवल 2 के जहाँ पे हमें अवशेष मिलने शुरू हुए तो हमने खुदाई रोक दी, एंड लेवल 1 इस इलाके के जितने भी एविडेंसेस थे उनको पहले निकाल लिया। देन ऐसा ही हम लेवल 2 के साथ करेंगे। जब ये पूरी तरीके से खुद जाएगा एंड लेवल 3 के अवशेष हमें मिलने शुरू होंगे तो हम खुदाई बंद कर देंगे, अवशेषों को निकालेंगे। सो लाल ने हस्तिनापुर में अलग अलग ऑक्यूपेशनल एविडेंस लेवल के एविडेंसेस को ज़रूर देखा था, बट उन्होंने 5 ऑक्यूपेशन लेवल को देखा था, ना कि 6। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट कि लाल फाउंडेड द एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल की 5 व्यावसायिक या रेसिडेंशियल स्तर की उन्होंने साक्ष्य देखे थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। बहुत सारे टेराकोटा रिंग वेल्स आपके सामने तस्वीर भी आ रही होगी महाभारत हस्तिनापुर में, जो एक रिंग वेल मिला उसकी, उस रिंग वेल में कहा जाता है कि लोग शायद यहाँ पे मलमूत्र भी करते होंगे या डिस्पोज भी करते होंगे अपने कचड़ों को, या ऐसा हो सकता है कि ये नालियों के द्वारा एक पिट कनेक्टेड होगा जहाँ पे सूखा जो कचड़ा वो यहाँ पे स्टोर रहता होगा एंड बाकी जो गीला कचड़ा है वो ड्रेनेज के थ्रू बह के डिस्पोज हो जाता होगा। या बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसको शायद कुएं के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो के बाद हमने देखा था कि कुओं का जो है वो चलन बहुत बढ़ जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो टेराकोटा रिंग वेल्स है इसके बारे में हिस्टोरियंस ने ये कहा कि प्रोबेबली या अगर वेल्स के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे पीने के पानी या डोमेस्टिक यूजेस के लिए, या इनका जो इस्तेमाल है वो ड्रेनेज पीट्स के लिए किया जाता होगा। हर एक घर के आगे छोटे छोटे से गड्ढे होते होंगे जिनमें लोग अपने कचड़े को निकाल के रख देते हैं, एंड जो गीला कचड़ा है वो ड्रेनेज के थ्रू निकल के बाहर आ जाता है, एंड सूखे कचड़े के लिए प्रोबेबली कोई डिस्पोजल की व्यवस्था उस जमाने में कराई जाती होगी। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बचता है दैट इज ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन डी में, तो इसे हमें ऐसे डिस्कार्ड कर देना। बाकी इन दोनों में हमें देखना था ओनली 1 या ओनली 2, तो यहाँ पे दोनों ही है, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 273वां क्वेश्चन। यहाँ पे एक एग्जर्प्ट है, एक सिटी के बारे में बताया गया। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, द सिटी बर्स्टिंग लाइक द ओशन पैक्ड विद हंड्रेड्स ऑफ मैंशन, जहाँ सैकड़ों प्रासाद संकुलित थे। प्रासाद मतलब घर, बड़े बड़े विलास, एंड इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। मतलब जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, बड़े बड़े मिनारेट्स हैं, वो एक बादल की तरह घुमड़ रहे थे। एंड ये जो शहर है इसको ऐसा कहा गया इस एग्जाम्पल में कि ये शायद इंद्र की नगरी के समान इसमें ग्लोरी थी। तो विच सिटी इज मेंशन्ड हियर, कि यहाँ पे किस सिटी की
किस शहर का उल्लेख है? क्या पांचाल का उल्लेख है? क्या इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है? क्या पाटलिपुत्र का उल्लेख है? क्या हस्तिनापुर का उल्लेख है? सो पांचाल तो ऑब्वियसली पहले एक किंगडम है, तो ये तो हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया। पाटलिपुत्र मॉडर्न एम्पायर या उसके बाद आती है, तो ये भी हमें लगता है कि इसका हिंदुज़म से या सनातन धर्म से या ये जो क्रिटिकल एडिशन हुआ है या महाभारत से कम ही लेना ना हो सकता। तो पाटलिपुत्र को हमने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मगध पहले किंगडम होता भी था ना, तो राजगीर यूज टू बी देयर कैपिटल। चाहे जरासंध की बात करें या उनके फादर की बात करें बृहद्रथ की, सारे ही लोगों की कैपिटल राजगीर हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में कंफ्यूज हैं हम लोग। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों ही महाभारत तरह के कैपिटल हैं। इंद्रप्रस्थ पांडवों की कैपिटल हुआ करती थी, हस्तिनापुर कौरवों की कैपिटल हुआ करती थी। एंड जब वो इंद्रप्रस्थ के राजा बनते हैं उसके बाद ही तो हस्तिनापुर में इन्वाइट किया गया था उनको युद्ध के लिए। जब उन्होंने उस खेल को हारा, गेम ऑफ डाइस को हारा, तो उनसे इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य भी छीन लिया गया, सारी ही पर्सनल बिलोंगिंग, सारे पैसे छीन लिए गए एंड इनको वन में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ तो ऐसा बना ही था, उसको तो हमने कहा था कि एक माया नाम का राक्षस था, वो इंद्रप्रस्थ को बनाता है। एंड जब ये युधिष्ठिर ऑर्डर देते हैं कि हमें एक भव्य सिटी की स्थापना करनी एंड फॉर दैट वी विल लीड यू, तो फिर वो आता है एंड पूरी तरीके से आर्किटेक्ट करता है सिटी को। तो इस शहर, जिस शहर के बारे में अभी हमने इस एग्जर्ट में पढ़ रहे हैं, ये हस्तिनापुर है। वहीं पे कहा गया कि बड़े बड़े मैंशंस थे, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ दैट टाइम। यहाँ पे जो शहर है वहाँ पे भीड़ अगर आप देखेंगे तो समंदर की तरह भीड़ है, लगता है लोग सड़कों पे चले ही आ रहे हैं। एंड ये जो शहर है वो इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोरीफुल था। द ग्रेट इंडिया सिटी इज लाइक। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट आंसर विल बी हस्तिनापुर, नॉट द इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों की कैपिटल थी। इसके अलावा एक और एग्जैक्ट हमारे पास, पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर की आयोजना की जिसमें उन्होंने शर्त रखा कि धनुष के चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए एंड जो विजेता होगा उनकी शादी पुत्री द्रौपदी से कर दी जाएगी। अर्जुन इस कॉम्पिटिशन को जीतते हैं, उसके बाद वो द्रौपदी को लेकर माता के पास जाते हैं। कुंती ने उनको देखा नहीं, कहा जो भी रहा है वो पांचों भाई आपस में बांट लो। एंड जब कुंती ने देखा कि भाई हमने गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो युधिष्ठिर ने सोचा कि माता की आज्ञा है तो अवहेलना कैसे करें, हम पांचों ही इनसे ब्याह कर लेते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है पॉलीएंड्री का। तो विच सोशल प्रैक्टिसेस हाईलाइटेड बाय द सोर्स। तो अभी हमने इसका आपको जवाब भी बता दिया। मैरिज अलायंस, पॉलीगैमी, एक्सोगैमी या पॉलीएंड्री में से किस सोशल प्रैक्टिस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस टेक्स्ट में। केवल यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया, वैसे तो ये जो सोर्स है वो थोड़ा सा और बड़ा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, बोली बिकॉज ऑफ यू। मैरिज अलायंस में तो बात की नहीं जा रही, क्योंकि द्रुपद को पता भी नहीं था कि ये पांडव है कौन, उनको तो लगता है कि नॉर्मल ये ब्राह्मण हो सकते हैं। पॉलीगैमी इज लाइक वन पर्सन हैव मल्टीपल वाइफ्स। तो यहाँ पे तो एक औरत के बहुत सारे पति हैं, एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड होगा। देन एक्सोगैमी इज अ टर्म यूज्ड टू डिजाइनेट द पर्सन हु हैज मैरिड आउटसाइड द यूनिट। अगर हम यूनिट गोत्र को माने तो अगर आपने अपने गोत्र से अलग गोत्र विवाह किया, दैट इज एक्सोगैमी। अगर हम कास्ट को माने यूनिट, तो अगर आप कास्ट या वर्ण को माने तो अगर आपने एक वर्ण से दूसरे वर्ण के लोगों से शादी करी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सोगैमी। द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब बहुपतित्व, जहाँ पे एक महिला के बहुत सारे पति होते हैं। आज भी ये जो प्रथा है बहुत रीजन तक फैली हुई है, इंडिया में भी, नेपाल में भी, तिब्बत में भी, आप कह ले तो ऊपर जो आपका चाइना है वहाँ पे भी। सो बहुपतित्व इज द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग हाईलाइटेड बाय द सोर्स। जब हमने प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री देखा ही है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ पॉलीएंड्री आर करेक्ट। कि यहाँ पे पॉलीएंड्री सिस्टम जो है, बहुपतित्व की प्रणाली, इसके संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्या पॉलीएंड्री हिमालय रीजन में अभी तक प्रेवलेंट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। पॉलीएंड्री वाज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द ब्राह्मणास, की बहुपतित्व को हमेशा से ब्राह्मणों का समर्थन मिला है, ये स्टेटमेंट सही है। या शॉर्टेज ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर लेड टू द सिस्टम ऑफ पॉलीएंड्री, युद्ध के कारण जो महिलाओं की पॉपुलेशन में कमी आई, इसने बहुपतित्व की तरफ लोगों का रुझान किया। तो इन दोनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको उनको चुनना है। क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्या केवल पहला दूसरा दोनों सही है, क्या केवल दूसरा तीसरा, एंड क्या पहला और तीसरा दोनों ही सही हैं। केवल दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला एंड तीसरा। इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, उसे हमें आपको चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ पॉलीएंड्री, बहुपतित्व की प्रणाली के संबंध में। आपकी चैप्टर के लास्ट में दिया भी हुआ है, बहुत अच्छे से बहुपतित्व के बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। तो एक एक करके भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बहुपतित्व की जो प्रथा है वो आज भी हिमालयन रीजन में पॉपुलर है, दैट इज ट्रू। पॉपुलर इसलिए है बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल द फर्टिलिटी रेट। वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। जब एक ही महिला से 4-5 पुरुष विवाह करते हैं तो 4-5 पुरुषों की जो फर्टिलिटी है वो अब एक महिला में एब्जॉर्ब होगी। वही अगर 4-5 लोगों की अलग अलग महिला से शादी होती तो फिर फर्टिलिटी बढ़ जाती। सबके लिए एक एक महिला है,
तो एक महिला, उनके पास लिमिट है पॉपुलेशन को, जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है उनको प्रोड्यूस करने की, एंड सबके पास अगर सेपरेट वाइफ हो जाती तो फिर फर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ जाता। एंड हिमालयन रीजन में पीपल आर सो मच कॉन्शियस अबाउट द रिसोर्सेज कि भाई अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो वेयर विल वी गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम, कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। इसीलिए दे अडॉप्ट दिस सिस्टम ऑफ पॉलिएंड्री इवन टुडे, अभी भी वो लोग बहुपतित्व की प्रणाली को फॉलो करते हैं। इसके बाद पॉलिएंड्री वाज ऑलवेज सपोर्टेड बाय ब्राह्मणास, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपने देखा भी होगा कि जब द्रौपद इस बात से राजी नहीं थे कि द्रौपदी की शादी 5 पुरुषों से होती है, तो वहाँ पे वेद व्यास कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि कुंती ये गलती से देख लिया, अब उन्होंने कह दिया तो उनके आगे की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने एक रीज़न दिया कि ये जो द्रौपदी है वो इंद्र की वाइफ थी, यानी जो पांडव हैं ये 5 ही इंद्र हैं। एक उन्होंने रीज़न दिया कि द्रौपदी यानी कि पांचाली जो हैं वो पिछले जन्म में उन्होंने 5 बार, उनको बढ़िया पति चाहिए था तो उन्होंने एक वरदान को 5 बार मांग लिया गलती से एक्साइटमेंट में, तो इसीलिए वो वरदान जो है इस जन्म में फलित हुआ है एंड उन्हें 5 पति की प्राप्ति हुई है। तो दिस सिस्टम वाज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राह्मणास, क्योंकि महाभारत ने जब इस सिस्टम पे इतनी ज़्यादा एम्फेसाइज करके एक्सप्लेनेशंस दिए हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रोबेबली ये शायद एलिट्स इसको फॉलो करते होंगे ज़रूर, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा इसे एक्सेप्टेंस नहीं मिला होगा, इसे समर्थन नहीं मिला होगा। तीसरा स्टेटमेंट इज शॉर्टेज ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर लेड टू द सिस्टम ऑफ पॉलिएंड्री। प्रोबेबली ये जो एक रीज़न ये भी दिया रहता है कि पॉलिएंड्री क्यों इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट थी उस ज़माने में, तो ऐसा है कि जो वॉरफेयर्स होते हैं उसमें पॉपुलेशन की कमी हो जाती है, तो अब इसको बढ़ाना भी है। एंड महिलाओं की जब पॉपुलेशन में कमी आई है, एक ही महिला है, बहुत सारे पुरुष हैं, तो बहुत सारे पुरुष तो बिन ब्याह ही रह जाएंगे। फॉर दैट अगर शॉर्टेज ऑफ वुमेन है तो बहुपतित्व की जो प्रणाली है पॉलिएंड्री कैन बी अ गुड ऑप्शन, ताकि सारे ही लोगों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न में माना जाता है, जो इतिहासकार वो आर्ग्यू करते हैं प्रोबेबली क्योंकि वॉरफेयर ज़्यादा होता था, महिलाएं एंड बच्चों तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कम्युनिटी से आती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टारगेटेड कम्युनिटी थी, जो लोग होते थे जो अटैकर्स होते थे वो इनको टारगेट करते थे बिकॉज दे कुड नॉट फाइट बैक, तो इसलिए इनके पॉपुलेशन में कमी आती थी। एंड जो पुरुष हैं वो उनको भी अपने नीड्स पूरे करने होते थे, स्पिरिचुअल, मटेरियल, फिजिकल सारे, तो फॉर दैट पॉलिएंड्री 4-5 लोग एक महिला से शादी करते थे, तो ये एक रीज़न के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। फॉर दैट द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर 1 और 3। तो इस तरीके से हमारा लेवल 2 समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हम लोग लेवल 3 को शुरू करते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमने डाला है, तो आपको सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड आपने लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, ऐसी हम इच्छा करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। एंड अगर आपने सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया तो आप पीछे जाएँ वापस से। अगर आप प्री में होते वक्त देख रहे हैं तब तो आप पहले लेवल 3 को कर लें। अगर आप प्री में होने के बाद देख रहे हैं, फास्ट करके देख रहे हैं, तो आप पीछे जाए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बिकॉज जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि किस टॉपिक्स पे आप फंसते हैं, ऐसा रीज़न आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके वीक पॉइंट है। तो ये इसके लिए ज़रूरी ये है टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। So for that you will have to attend and you should attempt more and more questions. यहाँ पे इस रीजन का क्वेश्चन है कि the text of महाभारत which were composed by the Brahmanas, Krishna is very important figure of this epic। कि ब्राह्मणों द्वारा रचित महाभारत के ग्रंथ में कृष्णा इस महाकाव्य के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कारण का जो स्टेटमेंट है, कारण का जो कथन है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वैष्णवों के उदय के साथ कृष्ण और विष्णु से जुड़े छंदों को मूल ग्रंथ में जोड़ा गया था। मतलब ब्राह्मणों ने जितनी भी चीज़ों की चर्चा करी थी, जितनी भी चीज़ों को लिखा था, उसमें अब कृष्ण से जुड़ी चीज़ों को भी जोड़ा गया था। ओरिजिनली आप जब महाभारत में पढ़ेंगे तो प्रोबेबली शायद उसमें कृष्ण के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन जो अभी हमारे पास एडिशन होता है ब्राह्मणों का, उसमें कृष्ण के बारे में भी बताया गया। इसलिए मैंने एक सेशन में कहा था कि जब आप महाभारत को पढ़ते हैं तो एक वंश तो आपके सामने कुरु वंश हो गया, क्योंकि वहीं से पांडव और कौरव आते हैं, एंड एक यदु वंश हो गया। यदु वंश से ही हमारे बलराम आते हैं, यदु वंश से हमारे कृष्ण आते हैं, यहीं से हमारी सुभद्रा आती है। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड यदु वंश एंड कुरु वंश दोनों की उत्पत्ति 2 भाइयों से हुई है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको देखना है एंड फर्स्ट चेक द ऑथेंटिसिटी। दोनों ही स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली देखना है एंड सत्यता की जांच करनी है। देन ये देखना है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन या जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। विद द राइज ऑफ वैष्णवास इन द 3rd century BC, the verses associated with Krishna's was added to the original scripture, and assertion का statement is in the text of Mahabharata, which was composed by Brahmanas. Krishna is very important figure of this epic। तो जो assertion का statement है that is correct कि कृष्णा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माने गए हैं। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे ए को फॉल्स बताया गया, तो या तो सी होगा या बी होगा या ए होगा।
अब रीजन के स्टेटमेंट को देख ले, विद द राइज ऑफ वैष्णवास इन 3rd century BC द वर्सेस एसोसिएटेड विद विष्णु और कृष्णा वाज एडेड इनटू द ओरिजिनल स्क्रिप्चर। ओरिजिनल स्क्रिप्चर में जो वर्सेस थे, जो उनसे जुड़े छंद थे, उनको ऐड किया जाता है। वैष्णवों का जब बहुत ज़्यादा उफान आता, मतलब वो जब बहुत ज़्यादा इमर्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली इमर्ज करता है तब, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। असर्शन रीजन दोनों ही सही, क्योंकि हमने देखा था महाभारत तो शुरू हुआ 500 BC से कंपोज होना, लेकिन कृष्ण से जुड़ी चीज़ों को 2nd century BC के बाद ही कंपाइल किया गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि वैष्णवों का जो पीक राइज है वो 2nd century BC के बाद ही शुरू होता है। इसके बाद ही आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही लोग राइज करेंगे, फिर अलवर्स आते हैं एंड अलग अलग सेक्ट्स आएंगे। एंड उनमें भी हमने देखा था कि वैष्णव क्या करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु के अलग अलग अवतार की पूजा करते थे। अलग अलग रीजन में अलग अलग अवतारों की पूजा होती थी। साउथ इंडिया में 12 अवतार, ब्राह्मण अवतार, इनकी पूजा होती थी। नॉर्थ इंडिया में जो कृष्ण हो गए, राम हो गए, परशुराम हो गए, इनकी पूजा होती थी। सो कृष्ण वॉज बहुत ज़्यादा सेंट्रल कैरेक्टर महाभारत के इसलिए बनाए गए बिकॉज टू अपीज द पीपल हु आर फॉलोइंग सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म, क्योंकि सारे ही सेक्ट के लोगों को ये बताना था कि ये जो चीज़ें हमने महाभारत में लिखी है ये आपको फॉलो करनी है। एंड वो तब फॉलो करते जब वो उस टेक्स्ट से खुद को कनेक्ट कर पाते। तो वैष्णव कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। एंड जब उन्होंने महाभारत में देखा कि हमारे गॉड के बारे में इतनी चीज़ें लिखी गई है, तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, बिलीव करना। वो ऑब्वियसली बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये चीज़ें जो भी लिखी गई है वो सही है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज नॉर्म्स, वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज प्रोविजंस। तो रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। कृष्णा को इसलिए सेंट्रलाइज फिगर बनाया गया क्योंकि 3rd century BC के बाद वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा उफान में था, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। एंड फॉर दैट ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हम वैष्णव सेक्ट के लोगों का ट्रस्ट जीतने में कामयाब रहते हैं तो दैट विल बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हमें कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना है तो हमें अलग अलग सेक्ट के लोगों की ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा, उनके विश्वास को जीतना पड़ेगा। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है कि द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन, कि महाभारत का विकास संस्कृत संस्करण के साथ नहीं रुका था। एंड रीजन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक हैज बीन रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है वो। तो कारण के स्टेटमेंट में ये कहा गया कि सदियों से इस महाकाव्य के संस्करण विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। नाउ यू हैव टू फर्स्ट चेक द ऑथेंटिसिटी। सबसे पहले आपको इन दोनों स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। ये जो प्रमाण है इसको जांचना पड़ेगा कि भाई ये सही है या गलत है, एंड उस हिसाब से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है एंड आगे के स्टेप्स में हाथ लगाना है। तो सबसे पहले अगर आप असर्शन के स्टेटमेंट को देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि महाभारत का जो विकास है संस्कृत संस्करण के साथ नहीं रुका। सही है कि महाभारत में केवल संस्कृत नहीं लिखे गए, इसके बहुत सारे तमिल वर्जन भी है, इसके बहुत सारे पाली वर्जन भी है, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी और भी बहुत सारे वर्जन हैं। तो ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन एंड 17th सेंचुरी में तो इसका पर्शियन वर्जन ही बनाया जाएगा, उर्दू वर्जन ही बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो फॉर दैट ऑप्शन डी विल बी डिस्कार्डेड नाउ। रीज़न क्या है, ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक हैज़ बीन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, की सदियों से इस महाकाव्य के संस्करण विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। हमने देखा था कि शुरुआत में संस्कृत में लिखे गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्राकृत में लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप आएंगे तो पर्शियन में लिखे जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक हैज़ बीन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, तमिल में लिखा गया, बंगाली में लिखा गया, गुजराती में लिखा गया, कश्मीर के प्रकृत में लिखा गया। सो वी कैन नॉट से कि इस महाभारत के टेक्स्ट को केवल संस्कृत में ही लिखा गया। हमने वी एस उत्थानगढ़ के समय में भी देखा था, जब वो क्रिटिकल एडिशन बना रहे थे तो उनका गोल ये था कि हमें केवल संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को निकाल के खोज के कंपेयर करना है। लेकिन उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे तमिल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, बहुत सारे बंगाली मैन्युस्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल है महाभारत के। एंड जब उन्होंने इससे कंपेयर किया तो उनको पता चला कि संस्कृत ट्रेडिशन में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है उनमें और तमिल ट्रेडिशन में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है उनमें डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्यों है? रीजनल वेरिएशंस, रीजन के डिफरेंसेस। कैसे? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ओरली ट्रांसमिटेड हुई है तो ऑब्वियसली इसमें डाइल्यूशन हो गया, या आप कह लें तो कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिली थी। तो यहाँ पे रीजन और असर्शन दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फॉर दैट ऑप्शन क्या ए या ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एंड अगर रीजन के स्टेटमेंट को देखें तो ये जो है असर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम ये नहीं मानते, अगर महाभारत का कंपाइलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं होता तो हम ये थोड़ी ना कह सकते थे कि महाभारत केवल संस्कृत संस्करण तक नहीं रुका। अगर केवल संस्कृत में ही होता तो ये असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो रहा था। अगर महाभारत का विकास संस्कृत संस्करण के बाद भी अलग अलग भाषाओं में हुआ है, फॉर दैट महाभारत अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाने चाहिए। तो हमने देखा है कि महाभारत के तमिल वर्जन भी है, बंगाली वर्जन भी है, उर्दू वर्जन भी है, पर्शियन वर्जन भी है, अरबिक वर्जन भी है।
तो ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक हैज़ बीन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन, कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में सदियों, मतलब ऐसा नहीं कि सारी ही चीज़ें एक ही बार में लिख दी गई, विद द टाइम इट वॉज compiled, it was written in multiple languages, and for that we can say कि growth of महाभारत did not stop with the संस्कृत वर्जन, कि महाभारत का जो विकास है वो संस्कृत संस्करण के साथ नहीं रुका है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A, this option will be the correct answer, दोनों ही सही है। एंड R एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अगर इसको अलग अलग भाषाओं में नहीं रचित किया जाता, रचित मतलब कंपाइल करना, रचित तो वेदव्यास नहीं करता, अगर इसे अलग अलग भाषाओं में नहीं ट्रांसलेट किया जाता या लिखा जाता तो हम ऐसा कैसे कह सकते थे कि महाभारत केवल संस्कृत संस्करण तक ही नहीं रुका, उसके बाद भी आगे अलग अलग भाषाओं में इसकी पहुंच गई है। नाउ 278वां क्वेश्चन इज महाभारत वॉज रिटन इन सिंपल संस्कृत एज कम्पेयर टू वेदास एंड प्रशस्तीज, की वेदों और प्रशस्तीज की तुलना में प्रशस्ति से बात याद आती है कि प्रयाग प्रशस्ति किस राजा के लिए लिखी गई थी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस राजा के लिए लिखी गई थी, एंड आपको ये भी बताना है कि उस राजा के बेटे का नाम क्या था, उस राजा के बेटे का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ सन ऑफ दैट किंग। वेदों और प्रशस्ति की तुलना में महाभारत महाभारत सरल संस्कृत में लिखा गया था। रीजन का स्टेटमेंट है कि द लिटरेसी रेट इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड हैड गॉन डाउन बिलो, की प्रारंभिक इतिहास काल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है एंड ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगर आप ए को देखिए सेशन के स्टेटमेंट को, तो महाभारत वॉज रिटन इन सिंपल संस्कृत एज कम्पेयर टू वेदास एंड प्रशस्तीज। इसके बारे में हमने इस सेशन के शुरुआत में डिस्कस करा भी था कि वेदों में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड महाभारत में जो संस्कृत यूज़ करी गई है, एंड वेदों के बाद जो भी जैसे जैसे और भी चीज़ों को कंपाइल करा जाता है तो संस्कृत बहुत आसान होती जाती है। तो वेदों और प्रशस्ति में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो महाभारत से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड महाभारत में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा आसान है। दिस स्टेटमेंट इस करेक्ट। इसके बारे में आपको बताया भी गया किताब में कि वेदों और प्रशस्तियों की तुलना में महाभारत बहुत सरल संस्कृत में लिखा गया था। रीजन का स्टेटमेंट कैसा है आप इसको देखिए। द लिटरेसी रेट इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड हैड गॉन डाउन बिलो, कि जो साक्षरता दर थी लोगों में, मतलब कितने लोग पढ़ लिख सकते थे, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। इस स्टेटमेंट को हम गलत माने सही माने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चंस में जिसमें ऑप्शन या स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जिनका आपकी किताब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जैसे लिटरेसी रेट के बारे में आपके पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं जिक्र करा गया, पूरे चैप्टर में कहीं पे जिक्र नहीं करा गया लिटरेसी रेट को लेके, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। यह सही है या गलत है इस पर आपको विचार करना ही नहीं, ये स्टेटमेंट गलत ही है, क्योंकि लिटरेसी रेट के बारे में किताबों में हमारे चैप्टर में बताया थोड़ी ना गया, इसका जिक्र तो चैप्टर में हुआ ही नहीं है। द लिटरेसी रेट इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड हैड गॉन डाउन बिलो, इसके बारे में कभी किसी लाइन में तो कहा ही नहीं गया। तो रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा वो तो अलग बात है। अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट सही होता तो हम मान भी सकते थे कि क्यों वेदों में या प्रशस्ति में जो संस्कृत यूज़ किए गए हैं उसे थोड़ी सी सरल संस्कृत महाभारत में इस्तेमाल करी गई, क्योंकि वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उतना। लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट को लेके तो ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं गई हैं। तो हाउ कैन वी से कि लिटरेसी रेट इन होल द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड हैड गॉन डाउन बिलो। तो दिस रीजन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर विल बी इज ट्रू, आर इज फॉल्स। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि लिटरेसी रेट सही था या कम था या ज़्यादा था, यहाँ पे हमें बस ये पता कि इस चीज़ का जिक्र हमारे किताब में नहीं आया, हमारे एसआईटी में नहीं आया। फॉर दैट वी विल हैव टू डिस्कार्ड द ऑप्शन, वी विल हैव टू रिजेक्ट द ऑप्शन एज एज्यूमिंग इट एज कि ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये फॉल्स है, एज्यूम कर ले कि गलत है। तो 278वां का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये सही बात है कि महाभारत में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो बहुत सरल है एज कम्पेयर टू वेदास में जो संस्कृत यूज़ करी गई है, प्रशस्ति में जो संस्कृत यूज़ करी गई है, उपनिषदों में जो संस्कृत यूज़ करी गई है। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना वैसे संस्कृत का लेवल बहुत आसान होता जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि वेदांगों को रचित करने की जरूरत क्यों पड़ी। लोगों ने कहा कि वेदों से हमें समझ ही नहीं आता कुछ। जब लेटर वैदिक पीरियड अपने एंड पे था तो लोगों ने कहा कि हमें अब ऋग्वेद से यजुर्वेद से कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती। फॉर दैट वी विल लीड अ सिंपल संस्कृत टेक्स्ट। तो फिर वेदांगों को प्रज्वलित किया जाएगा, धर्मसूत्रा को प्रज्वलित किया जाएगा, फिर धर्मशास्त्रों को लिखने का सिलसिला शुरू होगा। नाउ हेयर वी हैव अ पिक्चर। आपको बताने कि किस सीन को इस पिक्चर द्वारा डिपिक्ट किया गया है, किस आकृति को ये जो पिक्चर है वो दर्शाती है। क्या यहाँ पे अशोक के कलिंग के कॉन्क्वेस्ट को दिखाया गया है, क्या यहाँ पे एक जातका टेल की कहानी को दर्शाया गया है, क्या एक सीन को दर्शाया गया है जो महाभारत से बिलोंग करता है, या इनमें से कोई नहीं, या यहाँ पे कोई और ही सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके अलावा 280वां क्वेश्चन की ये जो स्कल्पचर है इसको प्रोबेबली किस टाइम फ्रेम के दौरान, किस पीरियड के दौरान बनाया गया होगा। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ दिस स्कल्पचर। अप्रॉक्सीमेट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या 10वीं शताब्दी के अराउंड इसको बनाया गया होगा, या 17th सेंचुरी के अराउंड बनाया गया होगा,
या 12th सेंचुरी के अराउंड बनाया गया होगा या 9th सेंचुरी के अराउंड बनाया गया होगा। दोनों ही सवाल चूँकि फिगर से रिलेटेड है तो बहुत सोच समझ के आपको जवाब कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे लिखना है। सबसे पहले अगर 279वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कलिंग के कॉन्क्वेस्ट को नहीं दिखाया गया है, नहीं जातिका टेल को दिखाया गया है। दिस इज द स्कल्पचर ऑफ अ सीन फ्रॉम महाभारत। कली के कॉन्क्वेस्ट को वैसे भी नहीं दिखा सकते थे क्योंकि अशोक जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट थे, बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल थे कलिंग के कॉन्क्वेस्ट को लेकर। तो प्रोबेबली अगर उन्होंने कभी स्कल्पचर बनाया भी होगा या उनके वंशजों ने अगर बनवाया होगा तो कलिंग के कॉन्क्वेस्ट को तो वो दिखा नहीं सकते, बिकॉज कलिंग में ही जो हिंसा हुई थी उससे वो घृणा करने लगे थे अपने आप से। एंड देन ही बेसिकली अडॉप्टेड द बुद्धिज्म एंड फिर वो धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सो दिस इज अ सीन फ्रॉम महाभारत एंड दिस स्कल्पचर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये बंगाल से मिला है। उसके बाद व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड है ये तकरीबन कहा जाता है 17वीं शताब्दी के अराउंड इसे बनाया गया है, ना 10वीं ना 12वीं ना 9वीं, ये 17वीं शताब्दी के अराउंड इस स्कल्पचर को बनाया गया है। हमें ये जो बंगाल से मूर्ति है वो जब मिली थी देन वी फिगर्ड आउट कि प्रोबेबली ये शायद 17वीं शताब्दी के अराउंड बनाई गई होगी। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये कोई एक योद्धा है, प्रोबेबली शायद ये अर्जुन होंगे, वो पूरी की पूरी आर्मी से लड़ रहे हैं। तो दिस सीन इज द सीन फ्रॉम महाभारत। एंड इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो खत्म होता है, हमारे इस चैप्टर का MCQ सेशन खत्म हुआ। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन होकर आपने जो पहला चैप्टर हुआ है, सेकंड चैप्टर हुआ, थर्ड चैप्टर हुआ, इन तीनों ही चैप्टर के PDFs को अवेल कर सकते हैं। जो भी MCQs के PDF है उनको अवेल कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे पास केवल फर्स्ट चैप्टर के PDFs एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, लेकिन जिनको अर्जेंट है उसको हमने कहा कि भाई आप अगर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते तो आपके लिए हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर में सिर्फ आंसर को डिनोट करके ही PDF बना दिया। तो अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बिकॉज हम लोग वहीं पे एक्सप्लेनेशन वाला वर्जन भी शेयर कर देंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। होप कि आपने सेशन को एंजॉय करा होगा। अब अगले चैप्टर को शुरू करेंगे नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि 11th के बच्चे भी अब इन्वॉल्व हो पाते हैं। बहुत सारा ये हमारे पास क्वेरी आती थी कि 11th के बच्चे आके डॉर्मेंटली हमारे ग्रुप में रहते हैं, तो अब हमने उनके लिए भी चीज़ों को खोला है। एंड 12th वालों के लिए भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। जस्ट हैव पेशेंस एंड हैव ट्रस्ट ऑन अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। एंड इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग, अगर आपको ये लगता है कि इस कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाया जाना चाहिए, इसलिए भी कि ये कंटेंट अच्छा है एंड इसलिए भी कि उसको इसकी ज़रूरत होगी, तो आप इसे बेझिझक शेयर भी कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।